आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये अब बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि पूर्वी दिल्ली से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रम जी। हर्ष जी, आज हम यहाँ पर आपका जब रोड शो देख रहे थे, आपके साथ देख रहे थे, बहुत सारे लोग, नए लोग, पुराने लोग, सब लोग एकत्रित थे, आपको जन समर्थन मिल रहा है। तो आप यहाँ से पहली बार कैंडिडेट हैं लोकसभा के, तो पुराने लोगों को कितना मना पाए हैं अभी आप? मनाने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। और मेरी जन्मस्थली, मेरा एजुकेशन, मेरा व्यावसायिक कार्यक्षेत्र, मेरा सामाजिक कार्यक्षेत्र, मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र यही है। और जब से लगभग 2.25 महीने से मेरे जिम्मे ये काम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ पूर्वी दिल्ली से, सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ चुनाव जिताने में लगे हैं, कमल खिलाने में लगे हैं। हर्ष जी, यहाँ आपके जो प्रतिद्वंदी हैं कुलदीप जी, वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, लोगों ने बोला कि ये सामान्य सीट है, जर्नल सीट पर एक एससी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया गया है। वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, अपनी हर एक बड़ी छोटी सभा में उस बात को कहते हैं। तो आप और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? आम आदमी पार्टी ने कभी भी मेरिट पे काम नहीं किया। 10 वर्षों से लगभग दिल्ली में सरकार है। 500 स्कूल का वायदा किया था केजरीवाल साहब ने, 1000 मोहल्ला क्लिनिकों का वायदा किया था, 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, 20 बड़े अस्पतालों का वायदा किया था, यमुना जी को साफ करने का वायदा किया था। 5 स्कूल नए नहीं बने, एक कॉलेज नया नहीं बना, एक नया हॉस्पिटल नहीं बना। 200 सवा 200 इनके मोहल्ला क्लिनिक हैं, वहाँ पर दवाइयाँ गलत दी जाती हैं क्योंकि डॉक्टर होते ही नहीं हैं, पब्लिक को उसका कोई फायदा नहीं है। कई मोहल्ला क्लिनिकों में ताला लगा है, चाहे वहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी ने कभी भी जनता को जो भी कुछ वायदा किया या जो गुड गवर्नेंस देनी चाहिए थी दिल्ली की जनता को, वो नहीं दी है। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली के अंदर कहीं भी टिक नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। आप जब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीते 2-2.5 महीनों से, आप कितने मोहल्ला क्लिनिक को देख पाए अपने इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर? कि कितने मोहल्ला क्लिनिक प्रॉपर? मैंने लगभग सभी मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं, मैं उनके पास से निकला हूँ। वो वही स्थिति है जो मैंने आपको बताई है। मोहल्ला क्लिनिकों पर ना डॉक्टर है, इसलिए पेशेंट भी नहीं है। वो शायद एक पहले कुछ आप ही की पार्टी के लोगों ने आरोप भी लगाया था कि 1 नंबर से 1000 फॉर्म भरे गए थे मोहल्ला क्लिनिक में दवाई वितरण के लिए, कुछ इस तरीके का भी चला। हाँ, वो इनका फ्रॉड लोग हैं बेसिकली। तो इनका फ्रॉड हर जगह चलता है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो पीने के पानी का टैंकर घोटाला भी हो, चाहे जल बोर्ड का 65,000 करोड़ का घोटाला हो। तो ये फ्रॉड लोग हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके वर्गलाते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उनके झांसे में आ जाए और टेम्परेरी इनको फायदा हो जाए। आपने अभी जिस तरीके से बात की, वाटर घोटाला, पानी घोटाला, टैंकर माफिया को लेकर आपने बात करी। कहीं ना कहीं टैंकर माफिया दिल्ली में बड़े हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल इस बातें पर आए थे कि वो दिल्ली में पानी की जो समस्या है उसको ठीक करने का काम करेंगे। मैं अभी एक फोटो दिखाता हूँ आपको। ये इनका एक पॉली क्लिनिक है, आम आदमी पॉली क्लिनिक। उसके सामने का हाल देखिए। ये हमें अभी आजकल के अंदर ही, जब हम अपने राउंड पे थे तो हमने देखा है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कोंडली से विधायक हैं। कोंडली की जनता उनसे पूछ रही है पीने का साफ पानी कब दोगे। पूर्वी दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है कि हमें पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, कब दोगे। 500 स्कूल बनने थे, 5 स्कूल तो बनवा देते विधानसभा में। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर हमेशा। दिल्ली जल बोर्ड जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो 600 करोड़ रुपए फायदे में था। आज 6000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। क्यों? भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। सब कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने घर के लिए चाहिए। टैंकर का घोटाला, इस घोटाले को लेकर के ये सत्ता में आए थे। ये 300 साढ़े 300 पेज की फाइल दिखाते थे केजरीवाल साहब
कि ये उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनका घोटाला है टैंकर का, और जब ये मैं एफआईआर करूंगा, और जब ये सत्ता में आए तो वो फाइल पता नहीं कहां गायब हो गई, और इनके अपने लोग उनके साथ मिलके अब इनके बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता टैंकर के घोटाले में भी लिप्त हैं। क्योंकि अब जब देखते हैं हम, जिस आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, वो आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ, तत्कालीन सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ एक आंदोलन था। आपने जैसे भी कहा कि बड़ी बड़ी फाइलें दिखाई जाती थी, आज ये उन्हीं के साथ गठबंधन में है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इनकी राजनीति को, अगर आप जनता को बताना चाहें, जब किस ये तरीके की राजनीति है ये? जब ये राजनीति में आ रहे थे तब इन्होंने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं। राजनीति बदली इन्होंने, लेकिन भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा वाली राजनीति को लेकर के आ गए। बच्चों की कसम खाई थी गठबंधन नहीं करेंगे, उस समय भी किया, और अब तो कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पता नहीं इनको डर भी नहीं लगता, शर्म भी नहीं आती, बच्चों की कसम खा जाते हैं हम बंगला नहीं लेंगे। बंगला भी बड़ा बड़ा ले लिया और उसके ऊपर 52 करोड़ रुपए रख रखाव पे खर्च कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक पूरा बड़ा घोटाला है। हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो 2 राज्यों की सिक्योरिटी केजरीवाल साहब के साथ चलती थी जब तक ये जेल में नहीं गए थे। तो अभी अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से बच्चों के शिक्षा को सुधारने का काम शिक्षा मंत्री को दिया गया था, दिल्ली के शिक्षा मंत्री शिक्षा मॉडल की बात करते थे, वो अलग राज्यों में जाकर शिक्षा मॉडल की बात करते थे, यहाँ तक कि वो विदेशों में जाकर भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात करते थे। आज वही शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में बंद हैं, और वो सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं कि भाजपा नहीं चाहती कि वो निकल पाए या निकलें। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का और हर्ष मल्होत्रा जी का क्या कहना है? देश में कानून का राज है। आज भी तो केजरीवाल साहब को पैरोल जैसी बेल मिली है ना, ताकि इनके मन में मलाल ना रह जाए कि मैं जेल में बंद था और दिल्ली में 7 सीटों पे बीजेपी जीत गई। कोर्ट ने इनको कंडीशनल बेल, पैरोल जैसी बेल दी है ना, और ये भी कहा है कि आप मुख्यमंत्री के नाते कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, आप अपने कार्यालय में भी नहीं जाएंगे, और आपको 2 जून को वापस जेल में भी जाना है। तो ये, और जहां तक इनके शिक्षा मॉडल की बात करूं तो 800 स्कूल हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार के, उसमें से केवल 200 में प्रिंसिपल है, 600 में प्रिंसिपल ही नहीं है। आप सोचिए कोई इंस्टीट्यूट हेडलेस होगा, प्रिंसिपल ही नहीं होगा, तो ये बिल्डिंग को शिक्षा मॉडल नहीं कहते हैं। ये बड़ा एक आरोप लगा है। चार बिल्डिंग बना दी 800 स्कूलों में से, 4 बिल्डिंग नहीं बना दी तो वो शिक्षा मॉडल हो गया। और वो बिल्डिंग बनाने में भी घोटाला है। क्लासरूम घोटाला, 5 लाख रुपए एक क्लासरूम में लगने चाहिए, 25 लाख रुपए एक क्लासरूम में लग रहे। तो ये इनका शिक्षा मॉडल केवल कागजों में ही है, 1-2 बिल्डिंगों को दिखाते हैं ये, जब टीचर ही नहीं है, जब इनके वैकेंसीज खाली, टीचर्स की वैकेंसी खाली है, प्रिंसिपल्स की वैकेंसी खाली है, तो शिक्षा कैसे देंगे? एक बड़ा आरोप लगाया आपने कि स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं, और बिना प्रिंसिपल के स्कूल अच्छे से रन कर ही नहीं सकता। मैं अगर आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना चाहूं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है एक राजनेता के पर्सनल जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को जानना, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो वोट देंगे अभी आने वाली 25 तारीख को। तो आपने राजनीति कब शुरू की, कब आपका मन में आया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, समाज की सेवा करने के लिए राजनीति का आपने रास्ता चुना? राजनीति सोच के शुरू नहीं की गई। मेरे प्रिंटिंग के व्यवसाय में उन दिनों 94-95 के आसपास दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग रिलोकेशन में आए, मतलब जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में थे, सरकार का और एमसी मेहता जी का एक कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत वो रिलोकेट होनी थी छोटे लघु उद्योग, और उसके लिए एक बड़ा मूवमेंट चला था उस समय। कोर्ट के में भी सब लोग गए थे, सब तरह की इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि मैं पेशे से एक ऑफसेट प्रिंटर हूँ। उन दिनों मैं भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में काम करता था। तो उस आंदोलन को करते करते मैं दिल्ली की प्रिंटर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बन गया था। दिल्ली में 6000 प्रिंटर हैं। तो वहीं पर बहुत से साथी, क्योंकि मैं स्वयंसेवक हूँ, शाखा बाल्यकाल से गया हूँ, तो वहाँ पर कुछ
साथियों ने, भाजपा के साथियों ने मेरे को कुछ भाजपा के काम में लगा दिया। पहले चुनावों में काम करते थे, करते करते फिर कोई छोटी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिल गई। फिर वो उसको बस करते करते पता ही नहीं लगा कि कब सक्रिय राजनीति में आ गया मैं। तो आप मेयर भी रहे हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं, इसी क्षेत्र से आप मेयर और निगम पार्षद रहे हैं। तब की राजनीति में और अरविंद केजरीवाल के बाद आने की राजनीति में आप कितना डिफरेंसेस देख रहे हैं कि राजनीति में क्या बदलाव आया है? मैं जब कॉरपोरेटर रहा हूँ 2012 से 17 के बीच में, और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में पहले 13 में केजरीवाल साहब की सरकार आ गई, फिर 15 में आ गई। 13 तक तो फिर भी कुछ था, नियम कायदे कानून, चाहे वो कांग्रेस की भी सरकार रही हो। तो आर्थिक तौर पर राज्य की सरकार को अपनी नगर निगमों को पोषित करना होता है, यह आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन केजरीवाल साहब की सरकार आती है तो इन्होंने जो फंड, ग्लोबल शेयर ऑफ द फंड, टैक्स पेयर्स का पैसे का 12% नगर निगम को देना होता है, वो देना बंद कर दिया। या मान लीजिए 100 रुपये देने हैं तो 10 रुपये देना शुरू कर दिए, ताकि ये भी शोर ना बचे कि नहीं दे रहे और हम नहीं दे रहे। बस इनकी दादागिरी, इनकी हठधर्मिता, इनका कानून से खिलवाड़ करने का खेल प्रारंभ हो गया। और इन्होंने लगातार, जब हम मेयर रहे, 3 नगर निगम थी, हमने मेयर रहते हुए भी, संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए भी हमें आंदोलन करना पड़ा इनके खिलाफ। उस समय 13,000 करोड़ रुपए लेने थे नगर निगम को इनसे। तो ये एक बड़ा प्रोटेस्ट था जो आप लोगों ने उस समय किया था। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में ये फर्क आया है कि आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये अब बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अब ये महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसी दूषित राजनीति की स्थापना कर दी है कि जो कि एक सेवा का काम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति के माध्यम से जनता के पैसे को हड़पना चाहते हैं। अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया। प्रदेश की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, महिलाओं के लिए बस फ्री की सुविधा लेकर आई है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि महिलाओं के लिए तो बस फ्री है, पर महिलाओं को प्रताड़ना की बात क्या करेंगे? आज स्वाति मालीवाल जैसी बड़ी नेता, जो इनकी राज्यसभा की सांसद हैं, उनको अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में उनका पीएस मार पिटाई करता है, और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। मतलब स्वाति मालीवाल जी का बयान में देख रहा था, मुंह पे थप्पड़, मुंह मारा है, मुंह पे थप्पड़ मारा है, छाती पे मारा है, महिला के पेट पे मारा है, और भी उन्होंने कुछ कहा, मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। सांसद है, जब इनकी अपनी सांसद, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। वो एक सुंदर नगरी में एक महिला थी, कोहली करके, जो इनकी फाउंडर सदस्य थी, बड़ी एक्टिव महिला थी, उसकी डेथ आज तक मिस्ट्री है। संतोष कोहली की डेथ आज तक मिस्ट्री है। चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करते हैं अपने ऑफिस में, अपने लोगों से पिटाई करवाते हैं। संदीप इनके एक मंत्री थे, राशन कार्ड के कारण उसके ऊपर आरोप है कि एक महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। महिलाओं के साथ नहीं, कई महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। आज स्वाति मालीवाल जी अगर सुरक्षित नहीं है, जो कि महिलाओं की आवाज उठाती रही है हमेशा, तो ये समाज की, दिल्ली की सामान्य महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं। ये कहां से देंगे? ये उनको सम्मान कहां से देंगे? बल्कि ये उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और उन लोगों को तंग कर रहे हैं। बसों के विषय में जब हम चर्चा, जब ये 2015 का चुनाव लड़ रहे थे, तब केजरीवाल साहब ने कहा था हम 10,000 बसों का फ्लीट डीटीसी को देंगे। आज मात्र 1800 के लगभग बसें हैं, और वो भी 1.5-2 साल में ऑब्सोलीट हो जाएंगी, डीजल की बसें हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 1300 इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होता, और नई बसें भी दिल्ली की सार्वजनिक वाहन व्यवस्था के लिए दी हैं। तो ये तो डीटीसी में भी इनका एक बड़ा घोटाला है।
जी, अब क्योंकि आपका समय भी बहुत कम है आपके पास, क्योंकि अभी आपको प्रचार के लिए जाना है, जैसे हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप जनता से किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करें या आपको वोट करें, तो क्या मैसेज, क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में पूर्वी दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुए हैं। कड़कोडुमा में एक IP यूनिवर्सिटी आई है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। NH24 की बात करूं तो निजामुद्दीन से गाजीपुर तक का जो स्ट्रेच है NH24 का, उससे 45 मिनट जो लगते थे निजामुद्दीन से गाजीपुर, आज 7-8 मिनट में हम पहुंचते हैं। पॉल्यूशन भी खत्म हुआ है, जाम से भी निजात मिली है। एक अक्षरधाम से लेकर के और देहरादून का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो दिल्ली में 7 किलोमीटर होकर के जाता है। उसके कारण से भी बड़ा ट्रैफिक जाम में मुक्ति मिलने वाली है और उनके फ्लाईओवर्स के नीचे हम पार्किंग की व्यवस्था भी करने वाले हैं। ऐसे और भी, जैसे दिल्ली मेरठ की रैपिड मेट्रो, वो भी हमारे क्षेत्र से ही होकर के जा रही है। ऐसे और बड़े काम हैं। एक ESI का अस्पताल अगले 2-3 महीने में जनता को समर्पित होगा। तो ये सब काम तो जो पूर्वी दिल्ली के लिए हुए हैं, और कोविड में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट से लीड करके देशवासियों की जान बचाई है, 250 करोड़ से ज़्यादा डोजेज 140 करोड़ देशवासियों को लगे हैं, जिसके कारण से भारत की कोविड के दौरान अन्य देशों के अपेक्षा मृत्यु दर भी सबसे कम है। तो ये सब बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी, चलते चलते उनकी सरकार ने ये काम जनता के लिए किया है। इन बातों को लेकर के हम जनता के बीच में एक अंतिम सवाल आपसे करना था कि जब से अरविंद केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आए हैं, उनकी सभाओं में, चाहे किसी भी प्रत्याशी की सभा में जा रहे हैं, पहले के मुकाबले अब भीड़ बढ़ने लगी है। तो कितना आप कंपटीशन देख रहे हैं आपकी? मैं ऐसा नहीं रहने वाला है या? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भीड़ है। हमारे यहाँ किशन नगर में आए थे। किशन नगर का इतना कंजेस्टेड बाजार है, शाम को 4-5 बजे तो वहाँ पर 2000 आदमी वैसे ही होता है। और उनकी सभा में भी दिल्ली के दूसरे कोने के लोगों को उन्होंने बुला रखा था। अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री, उनको भी किराए के लोग लाने पड़ते हैं, और जेल के बाहर आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि भ्रष्टाचार के कारण ये जेल में गए हैं और कंडीशनल पैरोल जैसी बेल पर बाहर आए हैं, और 2 तारीख को वापस जेल में जाना है। तो कोई कंपटीशन में मानता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये थे श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि प्रत्याशी हैं पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।